आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 का विषय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके तहत आज हम लोग पाठ न्यायपालिका पढ़ेंगे। हमारे देश में, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है। शक्ति का विभाजन किया गया है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के रूप में, और सभी एक दूसरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। किसी पर मतलब शक्ति का संतुलन को बनाए रखा गया है। आप लोग सभी मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप पढ़ेंगे तभी आप में नैतिक मूल्यों का सर्वांगीण आपका विकास होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होगा। आप मन से पढ़ेंगे, आप अनुशासित होंगे और नए नए अनुभव को सीख पाएंगे। इसीलिए आप प्रतिदिन विद्यालय आइए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तीन रूप में भारत में शक्ति का विभाजन किया गया है। भारत में शासन व्यवस्था जो है वह संविधान के आधार पर चलता है। संविधान भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है और भारत में कानून का शासन है। अनुच्छेद 14 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है सभी को। इसमें कहा गया है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में सभी व्यक्ति को भारत का उसको बोलने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 के बीच में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है और भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। हमारे देश का जो न्यायिक व्यवस्था है वह पिरामिड की तरह है। भारत का सबसे निचले स्तर का जो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है वह जिला और उसके अधीनस्थ न्यायालय आता है। हमारा देश जो है वह कई राज्यों में बटा हुआ है। राज्य में सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसको हाई कोर्ट कहते हैं और राज्य कई जिलों में बटा होता है, इसीलिए जिला में जिला न्यायालय होता है। और देश का सभी देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो हाई कोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके निचले स्तर पर हाई कोर्ट है, उसके निचले स्तर पर जिला स्तरीय जिला न्यायालय है। सभी नागरिकों को न्याय देने का कार्य किया जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पर अगर दो बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो आप लोग क्या करते हैं? क्लास शिक्षक से शिकायत करते हैं। किससे शिकायत करते हैं? सबके मुंह से आवाज नहीं आया। किससे करते हैं? क्लास टीचर से करते हैं। जब आप क्लास टीचर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। उसी तरह से आपको प्रधानाध्यापक के क्या कहते हैं, इसी तरह से अगर दो नागरिकों के बीच में या राज्य और नागरिकों के बीच में या दो जातियों या दो समूहों के बीच में झगड़ा होता है तो ये अपने बात को लेकर के न्यायालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जब जिला न्यायालय जाते हैं या उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय में उनको न्याय जब नहीं मिल पाता है, उनके न्याय से वह संतुष्ट नहीं हो पाता है, तब वो सर्वोच्च आपको हाई कोर्ट जाता है, उच्च न्यायालय राज्य के राजधानी में जो होता है। जब हाई कोर्ट के न्याय से भी अगर कोई व्यक्ति, कोई समूह नहीं संतुष्ट हो पाता है तो वह अपील करता है। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर करता है? और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वह सबके ऊपर
मान्य होता है, उसको सबको मानना पड़ता है। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उन्हें न्यायालय को और न्यायाधीश को हमारे संविधान ने असीम शक्ति दिया है। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कोलिजियम विधि से किया जाता है और न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, उसे भय और दबाव से मुक्त करने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन आए दिनों न्यायालय के निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारे मीडिया में बात आ रहा है कि प्रभावशाली व्यक्ति, बड़े बड़े आतंकवादियों, बड़े बड़े रसूखदारों, बड़े बड़े नेताओं, भ्रष्टाचारियों जो है वह न्यायालय के न्याय को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे एक आतंकवादी के लिए रात में न्यायालय खोला गया, ऐसा आम लोगों का शिकायत है कि आम जनता के लिए न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा कभी रात में क्यों नहीं खुलता है, खास लोगों के लिए ही क्यों खुलता है, इस तरह की सवाल आता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के न्यायालय निष्पक्ष और भयमुक्त, दबाव मुक्त होकर के न्याय करने का काम करता है। हालांकि आवश्यकता है समय के अनुसार न्यायपालिका में सुधार की, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या का वृद्धि हुआ है उस अनुसार से न्यायाधीशों के पदों का विस्तार नहीं हुआ है। न्यायाधीशों के नियुक्ति में विस्तार उस अनुपात में नहीं हो पाया है। न्यायालय पर काम का दबाव ज्यादा है, इसीलिए हमें और हमारे देश के बुद्धिजीवियों और जिम्मेदार लोगों को सोच विचार करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए और न्यायालय के कार्यभार को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। अब न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश को, तो इसको छोटी सी उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे गीता नाम की एक लड़की है जिनको वह बहन अकेली है, लेकिन उनको 3 भाई है, 3 भाई 1 बहन गीता, 4 भाई बहन है। गीता की जब शादी हो जाती है तो वह ससुराल चली जाती है। गीता की जब शादी हो जाती है तो वह कहाँ चली जाती है? ससुराल चली जाती है। कुछ दिन के बाद गीता के पिताजी का मृत्यु हो जाता है और गीता का ससुराल वाले आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। गीता को पढ़ने की इच्छा होती है, उनके ससुराल वाले पढ़ा नहीं पाते हैं, तो गीता अपने भाइयों के पास जाता है, कहती है कि हमें पढ़ना है, मुझे भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। उनके भाई कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। गीता नहीं मानती है। न्याय पाने के लिए वह ग्राम कचहरी जाती है। कहाँ जाती है? ग्राम कचहरी जाती है। ग्राम कचहरी में दोनों पक्षों को सुना जाता है और ग्राम कचहरी न्याय सुनाता है कि हमारे समाज में लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने की कोई परंपरा नहीं है, इसीलिए गीता को भी हिस्सा नहीं मिलनी चाहिए। गीता को भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। गीता ग्राम कचहरी के न्याय से संतुष्ट नहीं थी। गीता ग्राम कचहरी के न्याय से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि बेटा और बेटियों को समानता का अधिकार है। हमारे संविधान में भी बेटा और बेटियों को समानता का अधिकार दिया है, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है, कानून का सबको समान संरक्षण प्राप्त है। तो गीता न्याय पाने के लिए जिला न्यायालय गई
अंततः गीता को न्याय मिला, अंततः गीता को न्याय मिला, और पैतृक संपत्ति में उसे भी अधिकार मिला, पैतृक संपत्ति में उसे भी अधिकार मिला। तो इसीलिए हमारे देश में नागरिक को न्याय मिल सके, निष्पक्ष और बिना भय के, बिना दबाव के न्यायाधीश उचित और न्यायपूर्ण सम्मानजनक न्याय कर सके, ताकि जनता में न्यायालय की विश्वसनीयता साख बची रहे। इसलिए पिरामिडीय संरचना की न्याय व्यवस्था व्यवस्था किया गया है, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम कचहरी, उसके उचले स्तर पर जिला और उसके अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। इस तरह से हमारे देश में न्याय व्यवस्था किया गया। उसी तरह से आपको विधायिका में भी जो है सरकार 3 स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार। राज्य सरकार के गठन के लिए एमएलए का, विधायक का चुनाव किया जाता है, जो जनता चुनते हैं। 18 वर्ष के कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए स्वतंत्र है, वोट देते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं, और वो जो है बहुमत दल के नेता को चुनते हैं, और जिनका बहुमत प्राप्त होता है वे राज्य में सरकार बनाते हैं। इसी प्रकार केंद्र में जो है, केंद्र स्तर पर जो सरकार का गठन होता है, उसमें जो है सांसद को जनता चुनता है वोट दे करके, और बहुमत जिन पार्टी को प्राप्त होता है वह अपना सरकार बनाता है। इस तरह से हमारे देश में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। विधायिका कानून बनाने की कार्य करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का प्रयास करता है, और न्यायपालिका कानून का सबको समान रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ कि नहीं, सबको न्याय मिला कि नहीं, इसको देखने का कार्य करता है और विवादों को सुलझाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।